हाय फ्रेंड्स, मैं सिद्धार्थ और आपका स्वागत है। उसे सिर्फ शरीर का सुख चाहिए था इस कहानी के लास्ट पार्ट में। अब हमारी शादी को 4 महीने हो गए थे और हर रोज़ वही सब कुछ हो रहा था। सुधीर मेरे साथ ठीक से बात नहीं करता था, सिर्फ उसे मैं बेड पर चाहिए थी, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि उसे तो मुझ पर नहीं, मेरे शरीर पर प्यार था। मैंने माँ के पास जाने का फैसला कर लिया। अब सुधीर और मेरी बात नहीं हुई थी। फिर स्मिता कहती है मैं माँ के पास जा रही हूँ। फिर सुधीर कहता है क्या ज़रूरत है। फिर स्मिता कहती है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़े दिन आराम करूँगी। फिर सुधीर कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, चुपचाप बैठो यहाँ। मैं रोते हुए बोली क्या रुकूँ यहाँ पर, बोलिए आपको मेरी नहीं मेरी शरीर की ज़रूरत है बस। सुधीर चिल्लाते हुए कहते हैं हाँ वैसा ही है, और इसके बाद तुम कहीं नहीं जाओगी, ज़िंदगी भर सिर्फ आपका बिस्तर ही गर्म करूँ क्या। ऐसे बोलते ही सुधीर ने मुझे चाटा मार दिया और वहाँ से चले गए और मुझे मेरी बैग ला कर दी और कहा निकलो यहाँ से अभी के अभी। मैंने बैग उठाई और सीधा स्टेशन चली गई और माँ के पास जाने को निकली और रोते रोते पूरा सफ़र काटा। लेकिन मेरी माँ को तकलीफ़ नहीं देनी थी, क्योंकि उन्हें अगर ये बात पता चलती तो उन्हें खुद को माफ़ नहीं कर पाती। इसलिए मैं माँ के पास न जाते प्रिया के घर चली गई, क्योंकि प्रिया अकेली रहती थी। मैंने उसे ना बताते हुए उसके घर पर आ गई थी। बेल बजाई स्मिता तो और इस वक्त यहाँ वो घबरा गई थी, क्योंकि रात के करीब करीब 11:30 बज गए थे। मैं घर के अंदर चली गई। अब बेडरूम में कोई तो भी लड़का सोया हुआ था। प्रिया ने जल्दी से बेडरूम का रूम लगा लिया और फिर मैं और वो हॉल में बैठ गए। मैंने घर का मैटर सब उसे बता दिया। स्मिता तूने इतने दिन क्यों बर्दाश्त किया, एक बार भी मुझे तू फ़ोन करके बता दी नहीं लगा प्रिया, क्या और कैसे बताती कि मेरा पति मुझे हर रोज़ नग्न करता है। ऐसा वो सुन के थोड़ा घबरा गई। तुम पहले शांत हो जा स्मिता, और तुमने माँ को बताया है क्या नहीं। फिर स्मिता कहती है बताना भी मत, मेरी वजह से उन्हें तकलीफ़ होगी। अरे प्लीज़ प्रिया मत बताओ। फिर प्रिया ठीक है शांत हो जाओ, पहले अच्छी सी कॉफ़ी रखती हूँ हमारे लिए। ऐसा बोलकर वो कॉफ़ी बनाने चली गई। लेकिन मुझे एक सवाल पड़ा था, मैं यहाँ आई हूँ मगर कितने दिन रहूँगी, क्या लगेगा उसे। मैंने उसे ये पूछ लेना था। उतने में प्रिया कॉफ़ी लेकर आ गई। फिर प्रिया लो गरम गरम कॉफ़ी, मस्त कॉफ़ी। प्रिया एक पूछूं क्या, मैं यहाँ पर रुकी तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। छः यार बिल्कुल नहीं, अपना ही घर समझ कर रहो चाहे जितने दिन। लेकिन वो लड़का, उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और वो कौन है। अरे वो असल में उसका नाम मिहिर है और हम दोनों लाइव इन रिलेशन में हैं। लेकिन तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अरे नहीं बिल्कुल नहीं, अरे सच में नहीं। अब उधर सो जाओ, वहाँ एक बेडरूम है, उधर सो जाओ। तुम सुबह उठो आराम से, मैं भी जाती हूँ। ऐसा बोलकर प्रिया उसके रूम में चली गई। लेकिन मुझे तो टेंशन तो था ही, लेकिन नींद भी बहुत थी। मैं सीधा सो गई और गए हुए 4 महीनों में नींद नहीं मिली थी ना, वो मुझे यहाँ मिल गई थी। कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। जब होश आया तब 9 बज रहे थे। मैं रूम से बाहर आ गई तो हॉल में मिहिर था। उसने मुझे गुड मॉर्निंग कहा। मैंने भी थोड़ा अजीब होकर मैंने भी किया। प्रिया कहाँ गई, वो फ्रेश हो रही है, बैठिए ना मैं चाय लाता हूँ। अरे रहने दीजिए, मैं लेती हूँ, बैठिए आप। हमारे घर पर आई हो आप, हम आपके घर पे नहीं आए। ऐसा बोलकर मिहिर मेरे लिए चाय लाने चला गया। ये लीजिए। और नींद हुई ना आपकी ठीक से। अरे हो, मेरी पहचान कराना भूल ही गया, मैं मिहिर परांजपे। ऐसा बोलकर उसने अपना हाथ सामने किया। लेकिन मैंने हाथ सामने नहीं किया, क्योंकि ऐसे अचानक पहचान की मुझे आदत नहीं थी। फिर उसने तुरंत अपना हाथ पीछे किया। उतने में प्रिया आ गई। हो गई नींद स्मिता। हाँ हो गई। ठीक है, आज हमें छुट्टी है तो आज हम बातें करेंगे और तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, हम रास्ता निकाल लेंगे। हम सब ने एक साथ नाश्ता किया। स्मिता एक पूछूं, ऐसा सवाल किया प्रिया ने। पूछो ना, तुमने क्या सोचा है आगे। ये सवाल सुन के मुझे लगा मेरा यहाँ ज़्यादा दिन रुकना सही नहीं होगा। अरे प्रिया मैं जाऊँगी दूसरी जगह। अरे स्मिता वैसा नहीं, तुम यहाँ रहो, हमें खुशी ही होगी, लेकिन आगे क्या है मीर बोलता है। ये देखो स्मिता, प्रिया मुझे सब कुछ बता दिया है। ये सुन के मैं असुरक्षित महसूस कर रही थी। उस आदमी का क्या करने वाली हो और आपके आगे की ज़िंदगी का क्या है। देखिए मैं एकदम सीधा बोलने वाला हूँ। मुझे तो लगता है आपको एक नए सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। नए से मतलब तुम सुधीर को चिट्ठी लिखो, ऐसा प्रिया बोली। मैं ये सुन के हैरान नहीं हुई। प्रिया वो कैसे कर सकते हैं। प्रिया क्या करोगी तुम। 1 मिनट प्रिया, इतने
जल्दी फैसला मत लो। स्मिता आप बोलिए, अगर उस आदमी को आप एक मौका दिया तो ऐसा सवाल मीर ने किया। मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं था। स्मिता मुझे लगता है तुम्हें थोड़े दिन रुककर रास्ता देखो और उसे एक मौका देकर देखो, हो सकता है बदले तो ठीक है। लगा तो सोचो इन बातों पर। ठीक है, मैं सोचूंगी, ऐसा मैंने बोला। उतने में मेरा फ़ोन बजा और वो माँ का फ़ोन था। उठाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। अरे स्मिता उठाओ फ़ोन। लेकिन प्रिया क्या बोलूँ मैं? उठाओ और शांति से बात करो। मैंने फ़ोन उठाया। हेलो हेलो। अरे स्मिता तुम कहाँ हो? कल तुम्हारा फ़ोन नहीं लग रहा था। हाँ माँ, चार्जिंग नहीं थी। और फिर अपने आप आंखों में आंसू आ गए। प्रिया ने मेरे कंधों पर हाथ रखकर हौसला दिया। अरे कैसी हो, बहुत दिन हो गए। तुम्हारा फ़ोन नहीं आया, अचानक से तुम्हारी फिक्र होने लगी इसलिए फ़ोन किया। ठीक है माँ, रखो, क्या काम है? मुझे बाद में फ़ोन करूँगी। ठीक है, याद से करो। और मैंने फ़ोन रख दिया। प्रिया कैसे बताओ माँ को, ये सब समझ में नहीं आता। ये देखो स्मिता, तुमने खुद देखा ना। जो सही होगा ऐसा फैसला लो और तय करो क्या करना है। ठीक है, मैंने बहुत सोचा कि मुझे क्या करना है, लेकिन एक मौका देना चाहिए क्योंकि मुझे प्रिया के घर आए 5 दिन हो चुके थे। सुधीर ने मुझे बहुत फ़ोन किए थे, लेकिन मैंने उठाए नहीं थे। प्रिया, मैं सुधीर के पास जा रही हूँ, एक मौका देकर देखती हूँ और आज मैं निकलती हूँ। अरे उन्हें खबर करो ना, फ़ोन पर बात करो। नहीं, मैं सीधा जाऊँगी और सामने बात करूँगी। ठीक है जाओ, लगा तो मैं आती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं जाऊँगी मैं अकेली। और बहुत बहुत आभार तुम्हारा। अरे पागल, आभार क्या उसमें? कुछ चाहिए तो मुझे बोलो। थोड़ी देर में मैं सब निपटा कर निकल गई। अब मैं सीधा जाकर बात करने वाली थी सुधीर के साथ, क्योंकि मुझे उनकी फिक्र हो रही थी। लेकिन उन्होंने जो किया था वो भूल नहीं सकती थी। लेकिन आखिरकार पति थे मेरे। हो सकता है 4 दिनों में उन्हें एहसास हो गया होगा इस बात का, लेकिन मैं जल्दी कर रही हूँ क्या, ऐसा भी लग रहा था। मैं आखिरकार पहुँच गई। बेल बजाई और सुधीर ने दरवाज़ा खोला और मुझे बाहों में भर लिया। कहाँ गई थी तुम? मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया। मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। अब सब ठीक हो जाएगा। मैं घर के अंदर आ गई। घर की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। सब तरफ सामान हुआ था। मैंने सामान संवारा। मैं आने के बाद सुधीर को सवाल करने वाली थी, लेकिन उन्होंने आते ही मुझे बाहों में भरा था। तभी मेरा गुस्सा शांत हो गया था। लेकिन अब चुप पूछकर ये बातें फिर से याद करके दूँ। हमने खाना खाया और सीधा सुधीर ने मेरे लिए जूस लेकर आया। अरे जूस किस लिए? आप पी लो। नहीं तुम लो, तुम्हारे लिए है, वो ले लो। मैंने आस्ते आस्ते जूस ले लिया और बेडरूम में सोने चली गई। सब कुछ एकदम ठीक था और मैं सीधा सो गई और सुधीर भी सो गए। चलो अब कोई टेंशन नहीं है। इन्हें भी इनके गलती का एहसास हो गया था। ऐसा सोचकर मैं सो गई। मुझे शांति से नींद लग गई थी। सुबह होश आया तब सर भारी हो गया था। मेरे घड़ी में देखो तो 9 बज रहे थे। अरे बाबा, बहुत देर हो गई है। मैं उठी थी कि जो कुछ हुआ था वो बहुत भयानक था। मेरे कपड़े मेरे बदन पर नहीं थे। मैं घबरा गई। ये क्या हो गया? क्या हो रहा है? मुझे ही समझ में नहीं आ रहा था। मैंने देखा कपट खुला है। उसमें साड़ियाँ नहीं थी, सिर्फ एक गाउन था। वो पहना और बेडरूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। दरवाज़ा बाहर से लॉक था। मैं पूरी तरह घबरा गई थी। मेरा फ़ोन भी रात को बाहर रह गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं थोड़ी देर रोते बैठ गई। मुझे भरोसा करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन इतना सब कुछ हो गया था। मुझे कैसे क्या समझ नहीं आया। जब उन्होंने रात को मुझे जूस दिया था, उस वक्त जूस में नींद की गोलियाँ थी। मैं बहुत रो रही थी। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा था। अब हो गया तो चलेगा, लेकिन मैं उस आदमी को छोड़ूंगी नहीं। तकरीबन 6 घंटे से मैं बेडरूम में बैठी थी। सर में बहुत गुस्सा था। शाम के 7 बजे थे और अब सुधीर आ गया था। एकदम उस पर हमला करने वाली थी, क्योंकि मेरा गुस्सा मुझ पर भारी हो गया था। टेबल पर फूलदानी थी। मैंने हाथ में लेकर एक सरीका दरवाजे की तरफ देख रही थी। सुधीर ने धीरे से दरवाज़ा खोला और मैंने सीधा फूलदानी उसके सर में मार दी। वो ज़ोर से नीचे गिर गया। सर से खून की धारा बह रही थी। मैं सीधा भागूं, उतने में ही उसने मेरा पैर पकड़ लिया और मैं भी नीचे गिर गई। मैं पैर झटक कर भाग रही थी। सुधीर उठ गया और उसने मुझ पर टेबल के चाकू से हमला किया। मैं फिर से नीचे गिर गई और सब जगह खून ही खून हो गया था। वो भी घायल हो गया था। मैं फिर भी उठी, टेबल पर मेरा फ़ोन लेकर गेस्ट रूम में चली गई और दरवाज़ा लगा लिया। सुधीर भी भागते हुए आया था।
और दरवाजे को धक्के मारने लगा। मैंने सीधा पुलिस को फ़ोन किया, साहब जल्दी आओ, और मेरा पता दे दिया। मुझे तो फ़ोन पर बात करनी भी नहीं आ रही थी। मैं नीचे बैठ गई। जख्म बहुत गहरे थे और बाहर सुधीर दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर में पुलिस आ गई और उन्होंने सुधीर को ताबे में ले लिया। कौन है अंदर, दरवाज़ा खोलिए। ये सुनते ही मैंने घबराते हुए दरवाज़ा खोला और नीचे गिर गई। मैं बहुत घायल हो चुकी थी। मैं सुधीर को खुद मार नहीं पाई थी, लेकिन किसी खून का जिम्मेदार मुझे नहीं बनना था। मैं जोर से ज़मीन पर गिर गई। सुधीर को मैंने सब कुछ मान लिया था, उसे सब कुछ दे दिया था, लेकिन उसने मेरी तरफ भी नहीं, तो सिर्फ शरीर का इंतज़ाम इस नज़रिए से देखा। स्मिता के माँ बाप की गलती उस पर कितनी भारी पड़ी, आपने देखा होगा फ्रेंड्स। ऐसा कुछ हो जाता है हमारी ज़िंदगी में जो नहीं होना होता। हम शादी को एक खूबसूरत सा रिश्ता समझकर उसमें बन जाते हैं, लेकिन हमें खुद को पता नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ फ्रेंड्स, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। स्मिता के माँ बाप ने उसकी शादी बड़े शौक से और अच्छे इरादे से की, लेकिन उसकी शादी जिस इंसान से हुई थी वो इतना घटिया निकला कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो मैं उन तमाम माँ बाप से कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ अपने बच्चों के साथ ना करें। शादी की जल्दी ना करें, और अगर आप शादी करना भी चाहते हैं ना, तो उस इंसान की अच्छी तरह जांच करें जिससे आप शादी करने वाले हैं, और अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद ना करें। अगर किसी को मेरी ये कहानी पसंद आ गई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सभी बहनों से कहना चाहूँगा, इस कहानी को ज़रूर सुनें। ये कहानी जो आपको एक नई प्रेरणा और जागरूकता दे सकती है। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।